नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को जब लागू किया गया तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी था कि जो जवान होते हैं उनकी लेंथ ऑफ सर्विस कम रह जाती है, जिस वजह से उनका पेमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाता और उनका पेंशन भी इसीलिए कम रह जाता है। तो उनका पेंशन को समय समय पर रिवीजन देने के लिए ओआरओपी को लागू किया जाए, और यह महत्वपूर्ण पॉइंट था ओआरओपी का, जिसके बेस पर ओआरओपी लागू किया गया था। लेकिन अभी देखा गया है कि सरकार ज्यादा लेंथ ऑफ सर्विस वालों की विसंगतियां तो सही कर रही है, लेकिन जो कम लेंथ ऑफ सर्विस वाले, जो सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, यानी कि जो जवान हैं, उनकी विसंगतियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसके बारे में आगे जस्टिफाइड तरीके से आपको समझाऊंगा और कुछ आंकड़े दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको ओआरओपी 3 का रिवीजन मिल गया है तो आप चेक करें कहीं आपको गलत रिवीजन तो नहीं मिला है। 2 पीपीओ दिखा के आपको समझाऊंगा कि क्या है मसला, और सीपीपीसी के पेंशनर्स का ओआरओपी 3 का रिवीजन कब होगा आगे वो भी जानेंगे। और दिसंबर का महीने का पेंशन आपका रुक न जाए, आखिरी चांस है, आप अपना कार्रवाई जरूर कर लीजिए दोस्तों दिसंबर का पेंशन कंटिन्यू रखने के लिए। और साथ ही साथ 568 सर्कुलर का एरियर, चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी के भी रिटायरी हो, 2006 के पहले के रिटायरी, आपको अभी भी मिल सकता है। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, ओआरओपी 3 रिवीजन के 2 पीपीओ आए, मगर क्यों? आपको भी मिलेंगे 2 पीपीओ, देखें और समझें। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 3 का रिवीजन हो चुका है बहुत सारे पेंशनर्स का। हालांकि अभी भी पेंशनर्स बचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारों का हो चुका है। तो ऐसे में जो पीपीओ निकाल करके आपका रिवीजन दिया गया, कहीं वो पीपीओ गलत तो नहीं है, आपको जागने की जरूरत है। ऐसा ही एक पीपीओ आपको दिखाऊंगा, और उस पीपीओ के बाद दोबारा से कैसे स्पर्श को दूसरा पीपीओ निकालना पड़ा पेंशनर की जागरूकता के वजह से, वो भी दिखाऊंगा। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। ये एक कोरिजेंडम पीपीओ आप देख पा रहे हैं, जो ओआरओपी 3 लागू होने के बाद जारी किया गया कोरिजेंडम पीपीओ है। 23 साल 7 महीना लेंथ ऑफ सर्विस वाले एक पेंशनर का कोरिजेंडम पीपीओ है, जो हवलदार वाई ग्रुप के रिटायरी हैं और वो 2007 के रिटायरी हैं। देखिए, अब इनका हवलदारी में लेंथ ऑफ सर्विस 8 साल से ऊपर था, जिस वजह से इनको एमएससीपी न्याय सुधार लागू था। लेकिन इनको एमएससीपी न्याय सुधार नहीं मिला था, इनका केस चल रहा था। लेकिन उसी बीच ओआरओपी 3 का रिवीजन हो जाता है, और ओआरओपी 3 रिवीजन होने के बाद उनका ये पीपीओ निकाला गया है, जो कि अक्टूबर के महीने में निकाला गया है। ये देखिए, 4 अक्टूबर 2024 को ये पीपीओ निकाला गया है, और उनका पेंशन अचानक से 1 जुलाई 2024 से 26,825 कर दिया गया है, जो कि उनका ओआरओपी 2 के रेट में 22,257 था। जी हाँ, 22,257 हवलदार के रेट से उनको पेंशन मिल रहा था। लेकिन जुलाई 2024 से उनका पेंशन अचानक से 22,257 से बढ़ा करके 26,825 कर दिया गया। इतने में अगर ये पेंशनर चुपचाप रहते, अपना बढ़ा हुआ पेंशन 26,825 रुपए लेते रहते, तो उनको फायदा होता या नुकसान? आप बताइए दोस्तों। उनको होता नुकसान, क्योंकि 26,825 उनका पेंशन बढ़ तो गया है, जुलाई 2024 से बढ़ गया है। अब दोस्तों, पेंशनर को जब सटीक जानकारी मिली तो उन्होंने दोबारा से प्रोसेस किया, ग्रीवेंस डाला, और उनका अभी दिसंबर के महीने में 9 दिसंबर को फिर से पीपीओ जारी करना पड़ा स्पर्श को। और वो पीपीओ किस तरीके से जारी किया गया इन्हीं पेंशनर का, चलिए वो पीपीओ आपको दिखाता हूं। देखिए, ये दूसरा पीपीओ है, पेंशनर वही है, वही सेम पेंशनर है। आप अगर देखेंगे तो वही पेंशनर है, 23 साल 7 महीना 21 दिन उनका लेंथ ऑफ सर्विस है। कोरिजेंडम पीपीओ पहले 8 था, अभी 9 हो गया है। अब ये पीपीओ स्पर्श को दोबारा जारी करना पड़ा, क्योंकि पेंशनर हो गए थे जागरूक। उनको पता चल गया था कि उनके साथ क्या नुकसान हो रहा था। तो जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के ये पीपीओ जारी किया गया दोस्तों। लेकिन इस पीपीओ में भी खामी है, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन चलिए, कम से कम ओआरओपी 2 के रेट से भी उनको पेंशन में बढ़ोतरी मिल गई है। अब ये पीपीओ देखिए, ये पीपीओ जारी किया गया है 9 दिसंबर 2024 को, यानी कि 2 दिन पहले ही। और इस पीपीओ में देखिए, उनका पेंशन पहले 22,257 से बढ़ा करके 24,825 किया गया। उसके बाद 24,825 से बढ़ा करके 26,825 किया गया। यानी कि जुलाई 2019 से लेके जून 2024 तक उनको 24,825 के हिसाब से एरियर मिलेगा। उनका पहले पेंशन 22,257 था,
हवलदार के हिसाब से जो 22,257 और 24,825 के बीच का इस पीरियड का जो है उनको एरियर मिलेगा। और उसके बाद जो है जुलाई 2024 से फिर 26,825 के रेट में उनको पेंशन मिलेगा और उसका एरियर का भी भुगतान उनको हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें भी उनको कमी है और इसके अलावा भी उनको एरियर मिलना है। और वो एरियर कब से कब तक का मिलना है, ये भी उनका रिवीजन जुलाई 2019 से किया गया है। जबकि उनका रिटायरमेंट से लेकर के जून 2019 तक का भी इनको एरियर मिलेगा एमएससीपी न्याय सुधार के रेट का, क्योंकि ये एमएससीपी न्याय सुधार के रेट का पेंशन है दोस्तों। और साथ ही साथ उनका जब से एमएससीपी न्याय सुधार लागू है तब से लेकर उनका रिटायरमेंट के डेट तक का एरियर भी वो अलग से मिलेगा, वो पीएओआर से मिलेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर 568 का भुगतान अब भी बचा है आर्मी नेवी एयरफोर्स का अलग अलग रेट से एरियर। जी हाँ दोस्तों, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए 568 सर्कुलर में अलग अलग टेबल है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। और अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हैं, चाहे खुद पेंशनर हो या फैमिली पेंशनर हो, उनको भी एरियर लागू है 568 सर्कुलर का। चलिए डॉक्यूमेंट देख के समझते हैं। दोस्तों स्टेट बैंक का सीपीपीसी ने स्पर्श को ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना के भेजा दोस्तों, और ये एयरफोर्स के पेंशनर का 568 सर्कुलर से जुड़ा हुआ नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। देखिए, और वो भी पेंशनर को नहीं, फैमिली पेंशनर को जो है 568 सर्कुलर का एरियर मिलने जा रहा है, जो उनको नहीं मिला था। आज भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनको 568 सर्कुलर का एरियर मिलना है। देखिए, एक सर्जेंट की ये जो फैमिली पेंशनर है जिनका नाम श्रीमती मामोनी देवी है, उनको अब ये एरियर मिलेगा। और ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी ने जारी किया स्पर्श के नाम का, जिसपे सीपीपीसी ने ये बोला है देखिए कि उनको जनवरी 2006 से लेके जून 2009 तक का बढ़ा हुआ रेट से एरियर का भुगतान यानी कि 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान नहीं किया गया सीपीपीसी की तरफ से, जिसके एवज में उनका टोटल एरियर बन रहा है 30,833 रुपए, जिसका भुगतान करने के लिए अभी स्पर्श को ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी द्वारा भेज दिया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ इसके साथ एक कैलकुलेशन शीट भी है। ये देखिए कैलकुलेशन शीट उनका जनवरी 2006 से लेकर के आगे 6 महीने के हिसाब से जून 2009 तक का पूरा कैलकुलेशन करके उस समय में जितना भी डीए का परसेंटेज था वो लगा करके 30,833 रुपए का ये एरियर का कैलकुलेशन शीट और साथ में ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट अभी सीपीपीसी द्वारा भेज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। जल्द होगा सीपीपीसी से ओआरओपी 3 का रिवीजन। सीडीसी में पड़ा है ओआरओपी का रिवीजन अभी। जी हाँ दोस्तों सीपीपीसी ने ओआरओपी 3 का रिवीजन अभी तक नहीं किया है, तो ऐसे में अब पेंशनर्स की मांग उठ रही है कि जल्दी से जल्दी सीपीपीसी भी ओआरओपी 3 का रिवीजन कर दे। तो ऐसे में एक सीपीपीसी ने पेंशनर को जवाब दिया, उनको जानकारी दी है कि अभी रिवीजन किस स्टेज पर है, कहां पर पहुंचा है। तो चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों पेंशनर को ईमेल का जवाब सीपीपीसी ने दिया है। जब पेंशनर ने ओआरओपी 3 का रिवीजन मुझे नहीं मिला ऐसा करके जब उन्होंने ईमेल किया सीपीपीसी को, तो सीपीपीसी ने उनको ये अपडेट दिया है। यहाँ पर आप देखिए सीपीपीसी एसबीआई का सीपीपीसी ने ये जानकारी दी है, ये रिप्लाई दिया है पेंशनर को। डियर सर, पेमेंट ऑफ ओआरओपी 3 इज अंडर प्रोसेस एट सीडीसी। सीडीसी का मतलब जहां तक मैंने ढूंढा दोस्तों चेंज डाटा कैप्चर, यानी कि अभी डाटा कैप्चरिंग का काम सीपीपीसी में चल रहा है। आगे यहाँ लिखा हुआ है द डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट येट कंफर्म, यानी कि अभी तक पेमेंट का जो डेट है वो कंफर्म नहीं हुआ है। As soon as the date is confirmed by CDC, CPPC payment of arrear will be done. चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीपीपीसी कोलकाता। तो देखिए दोस्तों सीपीपीसी में अभी भी रिवीजन का काम चल रहा है, यानी कि डाटा चेंज करने का, डाटा चेंज करके कैप्चर करने का काम चल रहा है। अब ये काम जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद ही सीपीपीसी द्वारा पेंशनर को भुगतान किया जाएगा ओआरओपी 3 का एरियर। तो हम आग्रह करते हैं सभी के सभी सीपीपीसी से कि जल्दी से जल्दी पेंशनर का ओआरओपी 3 का रिवीजन कर दिया जाए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है, जब ओआरओपी 1 का रूल बदलकर पीसीडीए का न्यू सर्कुलर आया तो एमएससीपी का रूल बदलकर क्यों पीसीडीए का एक और सर्कुलर नहीं आ सकता है। जी हां दोस्तों खास करके सिपाही, नायक, हवलदार जो कि एमएससीपी के हकदार होते हैं। 2006 के बाद वालों को तो एमएससीपी मिल ही रहा है, उनको तो फायदा मिल रहा है, लेकिन 2006 से पहले के जो पेंशनर हैं, सिपाही, नायक, हवलदार, खास करके उनको एमएससीपी मिलना चाहिए। अब इन जो पेंशनर हैं, जो जवान रैंक के जो पेंशनर हैं, उनका मसला कौन उठाएगा, कौन उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएगा। और खास करके जो एमएससीपी का मुद्दा है, ये ओआरओपी में ये एक ऐसा घाव है, जब भी ओआरओपी रिवीजन होता रहेगा तब 2006 से पुराने पेंशनर्स का ये घाव कुरेचा जाएगा। जी हाँ,
इस वजह से एमएसईपी का फायदा ओआरओपी में 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी दिया जाना जरूरी है। आप सबको पता है दोस्तों, ओआरओपी 1 में ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन रैंक का पेंशनर्स का एक विसंगति था, जो कि अपेंडिक्स एक्स के जरिए सामने आया था, यानी कि उनका लेंथ ऑफ सर्विस केवल 30 साल तक ही लिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने सर्कुलर 679 निकाल दिया। ये सामने आप सर्कुलर देखिए, इस सर्कुलर में 679 सर्कुलर में सरकार ने उस विसंगति को सही कर दिया, और उस विसंगति को सही करते हुए उनका लेंथ ऑफ सर्विस को 30 साल से बढ़ा करके 33 साल तक कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये वो पेंशनर हैं जो ऑनररी रैंक लेके आते हैं। ऑनररी रैंक लेके जो भी पेंशनर आते हैं दोस्तों, कम से कम भी उनकी सर्विस 28 साल, 30 साल, 32 साल, 33 साल तक होती है। तो ज्यादा लेंथ ऑफ सर्विस वाले पेंशनर्स की जो विसंगति है उसको तो सरकार ने सही कर दिया, और स्वागत योग्य भी है, सही करना भी चाहिए था। लेकिन जो कम लेंथ ऑफ सर्विस वाले पेंशनर हैं, जिनकी सर्विस 15 साल है, 17 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, जो खास करके सिपाही से लेकर हवलदार तक के पेंशनर हैं, उनकी विसंगति को सरकार क्यों नहीं सही कर रही है? अभी अभी ओएमजेसी के ऊपर सरकार का इंटरनल कमिटी का रिपोर्ट सामने आया है। ये रिपोर्ट जो सामने आप देख पा रहे हैं, इस रिपोर्ट में एमएसईपी को लेकर के जो रिकमेंडेशन ओएमजेसी ने किया था, आप सामने रिकमेंडेशन देखिए, उसके बाद इंटरनल कमिटी का रिपोर्ट देखिए, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का डिसीजन देखिए। अब ये तीनों चीजें देखिए दोस्तों, जिसमें ओएमजेसी ने कहीं ना कहीं ये रिकमेंड किया कि चाहे कभी का भी रिटायरी हो पेंशनर, उनका अगर एमएसईपी का क्राइटेरिया वो मीट करते हैं, यानी कि 8 साल, 16 साल, 24 साल, या तो फिर एक ही रैंक में 8 साल, तो उनको एमएसईपी का फायदा दिया जाए। बेशक उनको एरियर ना दिया जाए, लेकिन ओआरओपी से उनका जो वर्तमान का पेंशन है उसको एमएसईपी के हिसाब से बढ़ा दिया जाए। यह रिकमेंडेशन ओएमजेसी ने किया था, जिसको इंटरनल रिपोर्ट जारी किया गया। इंटरनल कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं यह बोला गया है कि एमएसईपी जो है वो सर्विस के दौरान दिया जाने वाला एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। तो जो पेंशनर इस अपग्रेडेशन का रूल लागू होने से पहले रिटायर हो गए, उनको ये नहीं दिया जा सकता। ऐसा इंटरिम कमिटी का जो है रिकमेंडेशन को देखते हुए डीईएसडब्ल्यू ने नीचे जो ओएमजेसी का रिकमेंडेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन यहां पर अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अब ये जो कम लेंथ ऑफ सर्विस वाले पेंशनर हैं, क्योंकि एमएसईपी लगभग ज्यादातर सिपाही से लेकर हवलदार रैंक के पेंशनर को ही जो है अफेक्ट करता है, तो ऐसे में अब इनका ये जो मुद्दा है ये कौन उठाएगा? क्योंकि अमूमन इस मुद्दे को उठाते हुए मैं किसी को नहीं देखता हूं। क्योंकि दोस्तों, अगर ये एमएसईपी 2006 से पुराने पेंशनर्स को नहीं लागू किया जाता है, तो ओआरओपी 1 में जो अन्याय हुआ वो तो हुआ, 2 में जो हुआ वो हुआ, 3 में जो हुआ वो हुआ, आगे जब जब भी ओआरओपी आएगा, 4 आए, 5 आए, हर 5 साल में ओआरओपी को तो आना है। जैसे ही ओआरओपी आएगा, 2006 से पुराने जो पेंशनर हैं, जो उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, उनको ये घाटा होता रहेगा, और ये एक घाव की तरह हर ओआरओपी के रिवीजन में कुरेचा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कम लेंथ ऑफ सर्विस वाले जो सिपाही, नायक, हवलदार हैं, इनके इस विसंगति को भी सरकार को सही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन की एक अहम विसंगति को सही करके सर्कुलर निकाल सकते हैं, 679 सर्कुलर निकाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एमएसईपी को 2006 से पुराने पेंशनर्स पर लागू करके भी आपको निकालना पड़ेगा सर्कुलर, ताकि उनको न्याय मिल सके। क्योंकि ये ऐसा मसला नहीं है कि आज विसंगति हो गया आगे नहीं होगा, क्योंकि आगे हर बार जब भी ओआरओपी रिवीजन होगा, हर बार ये विसंगति दोहराया जाएगा। इस वजह से इसको उस तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता कि सर्विस के दौरान मिलने वाला एक अपग्रेडेशन है, क्योंकि ये हर बार पेंशन रिवीजन में असर डाल रहा है। इस वजह से इसको सरकार को संजीदगी से सोचते हुए, संजीदगी से विचार विमर्श करते हुए इस विसंगति को जल्दी से जल्दी सही किया जाए। और अगर आप सहमत हैं मुझसे तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में पॉजिटिव कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि ये मुद्दा ऊपर तक जाए। क्योंकि एमएसईपी 2006 से पुराने पेंशनर्स को जब तक नहीं मिलता तब तक ओआरओपी 50% इनकम्प्लीट है दोस्तों। जी हाँ, चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पर्श के पेंशनर्स के लिए दिसंबर के पेंशन का खतरा टालने का एक आखिरी मौका है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हैं
और आपका अगर लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो चुका है, आपने सबमिट तो कर दिया, चेक नहीं किया है, चेक कीजिए जाकर के, स्पर्श में लॉगिन हुई है, चेक कीजिए। और अगर रिजेक्ट हुआ है या अभी तक आपने सबमिट ही नहीं किया है तो आपको अभी इमीडिएटली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि आज भी अगर लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट कर दें तो 2-4 दिन के अंदर स्पर्श में वो अपडेट हो जाएगा और अगले महीने का पेंशन प्रोसेस होने से पहले पहले अगर स्पर्श में आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाता है तो अगले महीने का पेंशन में आपका कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर पेंशन प्रोसेस होने से पहले तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं होता या रिजेक्टेड पड़ा है तो आपका दिसंबर महीने का पेंशन रुक जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको जागरूक रहना है। पिछली बार 2023 की बात कर रहा हूं, लाइफ सर्टिफिकेट भरने का समय बढ़ गया था, बढ़ा दिया गया था, जिस वजह से आपको पता ही नहीं चला, आपका पेंशन रुका ही नहीं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है, अब की बार लाइफ सर्टिफिकेट भरने का समय नहीं बढ़ा है। इसलिए जागरूक बने, स्पर्श के अंदर जाकर के चेक करें रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो दोबारा सबमिट करें, और आपने सबमिट नहीं किया तब भी दोबारा सबमिट करें, ताकि आपका दिसंबर और उसके आगे का पेंशन ना रुके दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।